शरीर क्या है? शरीर वही है जो पहले वाला। ज्ञानावस्था क्या है? उसे जीवन प्लस जागृत, शरीर प्लस जागृत। इसका रूप क्या है? देखो, रूप को बोलते हैं आकार आयतन घन। आकार आयतन घन। आकार क्या होता है? शेप। शेप क्या होती है? उसकी बाउंड्रीज। वो बाउंड्रीज का मतलब है कि वो रेक्टेंगुलर है कि ट्रायंगल है ना? वो शेप हो गया। आकार आयतन। आकार आकार आयतन। आयतन क्या होता है? वॉल्यूम, जितनी वो जगह ले रहे हैं। जितना वो जगह लेता है, ठीक? वॉल्यूम, जितना वो जगह लेता है, ठीक। घन क्या होता है? मास, मास। देखो, ऐसा समझें कि कुर्सी में कितना जगह ले रखा है? वो आयतन है। लेकिन कुर्सी में जितना जगह, उसकी टांग नीचे गई, 4 टांगें नीचे गई, उतना सारा जगह तो उसने ले लिया, लेकिन उसमें मटेरियल कितना है? तो आप कल्पना करें कि सारी कुर्सी का बुरादा बना के और फिर रख दिया, तो कुल मिला के उसका घन तो इतना, मास। जो उसका घन है, घन का मतलब है कि कुल मटेरियल उसमें कितना है, तो इसको घन का। तो आकार आयतन घन के रूप में कोई भी इकाई को हम समझेंगे तो रूप गुण स्वभाव और धर्म के रूप में समझेंगे। कोई भी रूप में गुण स्वभाव और धर्म अविभाज्य होता है, अनडिवाइडेड होता है। तो रूप क्या हो गया? तो मेरा एक रूप है, मैं एक मानव हूँ, मेरा एक रूप है। रूप कैसा है ना? आकार दिखाई देता है, आयतन दिखाई देता है, घन समझ में आ गया। अब आकार आयतन घन, तो सभी पदार्थावस्था, चारों अवस्थाओं का रूप कैसा होगा? आकार आयतन घन। सेम होगा कि अलग अलग होगा? सेम होगा। एक अवस्था में सेम होगा। सबका ही अलग अलग रहेगा, रूप सबका अलग अलग रहेगा, है ना? लोहे की सारी चीजें जैसी नहीं है। हाँ, बेसिकली कंसेप्ट एक है कि आकार आयतन घन, लेकिन रूप तो अलग अलग ही रहेगा, है ना? तो रूप तो हर इकाई का अपना होगा। तो चाहे पेड़ है उसका अलग रूप है, बकरी है, आम है, नीम है, लोहा है, एल्युमिनियम है, उसकी सारी आइटम है। तो रूप की क्लैरिटी आ गई। गुण क्या होता है? बोलो, गुण क्या होता है? गुण क्या होता है? उपयोगिता। बोलो भाई। क्या? उसकी उपयोगिता, उसका बनना यानी निर्माण होना, उसका खत्म होना, विध्वंस होना, और उसका बना रहना। इसके साथ में बताया था पूरा आपको हमारे छोटे गुरु जी ने। तो उससे क्या हुआ? क्या समझ में आया इससे? कोई अवस्था जो है, आपके गुण क्या है? आप एक रूप हो, आपका गुण क्या है? मेरे बहुत सारे गुण वो तो रचना माँ बताएगी। कई सारे हैं, मतलब मेरे रंग है, एक वो मेरा स्वभाव है, वो स्वभाव है। आगे गुण क्या है? गुण मेरे, गुण की परिभाषा क्या है? मतलब मेरे उसका मैं जिंदा गुण रहना की चाहती हूँ। परिभाषा क्या है? मैं जिंदा रहना चाहती हूँ। गुण शब्द सभी ने सुना पहले कि नहीं सुना? सभी ने सुना। गुण की परिभाषा क्या है? जो उसको औरों से अलग करती है। विशेषता। क्या विशेषता? विशेषता कैसे होगी? गुण की परिभाषा एक होगी कि अलग अलग होगी? एक होगी। तो गुण की परिभाषा क्या होगी? बोलो, साइंटिस्ट साहब बोले। होने का स्वरूप भी है। गुण की परिभाषा क्या होगी? भैया उसके होने का स्वरूप। गुण की परिभाषा क्या होगी? इससे तो जो समझ में आ रहा है
जो आगे लिखा हुआ है सम विषम मध्यस्थ से जो आगे लिखा रहा है तो पूरा कि हर एक जो जितनी भी चीजें हैं सभी का अपना एक क्या नाम है, निश्चित उपयोगिता के संदर्भ में कह सकते हैं, निश्चय है ना। जैसे मान लिया आम है तो आम का एक निश्चित है कि दूसरे में वो चीज नहीं होगी जो उससे अलग करती है ना। चलो हाँ बोलो। सम का अर्थ है कि बने रहना। वो ठीक है, परिभाषा आपको आ गई, अच्छा, लेकिन परिभाषा को अप्लाई करना अभी नहीं आया। इसलिए शब्दों से हम पंडित हो भी गए और जिंदगी में अप्लाई करना नहीं आया तो फिर वैसे ही बोलेंगे। कल तक आत्मा बोल रहे थे, अभी जीवन बोलेंगे। परस्परता में व्यक्त प्रभाव। परस्परता में प्रभाव एक्सप्लेन करो। तो ये एक एग्जांपल देके बता। जैसे दो लोग हैं तो दो लोग का कनेक्टिंग पॉइंट कोई चीज़ के लिए अलग अलग है, वो प्रभावित अलग अलग से करते हैं और कुछ अपना व्यक्त करने के क्रम में अप्रोच बढ़िया। तो इसका अर्थ ये हुआ कि गुण की परिभाषा है कि परस्परता में प्रभाव, एक इकाई का दूसरी इकाई पे जो प्रभाव पड़ता है इसका नाम गुण है। इसका मतलब जब भी गुण की बात कर रहे हैं तो दो इकाइयों की बात कर रहे हैं, वो एक इकाई की बात नहीं हो रही है ना। जैसे एक ही दवाई का प्रभाव सभी लोगों पे एक जैसा पड़ेगा कि अलग अलग पड़ेगा? अलग अलग पड़ेगा। मेरा ही प्रभाव सभी लोगों पे एक जैसा पड़ता है कि अलग अलग पड़ता है? अलग। मैं तो बोलने वाला वही हूँ, तो इसका मतलब ये अलग अलग क्यों पड़ता है? क्योंकि दो इकाइयों की परस्परता है। दो इकाइयों की परस्परता में जो प्रभाव कन्वे हुआ, जो प्रभाव दूसरे तक पहुंचा, एक ही दवाई है हम सब ने खाई, लेकिन सब पे एक ही प्रभाव पड़ेगा कि अलग अलग पड़ेगा? अलग अलग पड़ेगा। ठीक, इसलिए गुण हमेशा बदलता ही रहेगा और एक ही आदमी पे हमेशा एक जैसा पड़ेगा कि अलग अलग पड़ेगा? एक आदमी पे भी अलग अलग पड़ेगा। तो इसका अर्थ है कि वो बदलता रहेगा। तो जब गुण बोल रहे हैं तो गुण का मतलब है क्या प्रभाव पड़ेगा। यदि मानव को ले लें, मानव में जीव चेतना का प्रभाव कैसा होगा, मानव चेतना का प्रभाव कैसा होगा? दोनों सेम होगा कि अलग अलग होगा? अलग अलग होगा। सामने जीव चेतना वाला व्यक्ति बोलेगा, सामने वाला व्यक्ति सुनेगा, सारे लोगों में प्रभाव एक जैसा होगा कि अलग अलग होगा? अलग अलग होगा। मानव चेतना वाला व्यक्ति बोलेगा तो प्रभाव एक जैसा होगा कि अलग अलग होगा? अलग अलग होगा। क्या प्रभाव होगा? या तो वो उसको सम की ओर ले जाएगा, या विषम की ओर ले जाएगा, या मध्यस्थ की ओर ले जाएगा, है ना। तो समझ का मध्यस्थ क्या है? बने रहना। सम क्या है? समझ का बढ़ना। और विषम क्या है? अमानवीयता की ओर जाना। सम क्या है? समझ में सम क्या है? मानवीयता की ओर जाना सम है, अमानवीयता की ओर जाना विषम है। जितना है उतना बने रहना ये मध्यस्थ। तो कोई भी बोलेगा, कोई भी दो लोग मिलके आपस में बात करेंगे तो क्या होगा? कोई भी दो लोग मिलके आपस में बात करेंगे तो या तो वो सम की ओर जाएंगे, या वो मध्यस्थ जितना है उतना बने रहेंगे, या वो फाइनली विषम की ओर जाएंगे। तो जीव चेतना की चर्चा करेंगे तो किधर जाएंगे? दो लोग विषम की ओर जाएंगे। मानव चेतना की चर्चा करेंगे तो कहाँ जाएंगे? सम की ओर जाएंगे, और जो मध्यस्थ है वो बना रहेगा, है ना। इस प्रकार ये मानव पे प्रभाव पड़ा। शरीर पे प्रभाव क्या पड़ेगा? यदि हम शरीर को समझ के शरीर के साथ में ठीक चल रहे हैं तो कैसा प्रभाव पड़ेगा? सम। जैसा स्वास्थ्य वो बना रहेगा और कुछ पॉजिटिव भी हो सकता है। और शरीर का दुरुपयोग करेंगे तो किधर जाएगा? विषम की ओर। विषम की ओर जाएगा। ये हो गया। एक नीम का पौधा, एक आम का पौधा, एक निश्चित आयु तक, है ना, तो सम विषम मध्यस्थ ये तीन क्रिया है। अस्तित्व में ये तीन क्रिया सभी इकाइयों के साथ बना ही रहता है। जैसे मानव की चर्चा करेंगे तो जवानी तक कौन सी क्रिया ज्यादा है? सम विषम के मध्यस्थ। जवानी तक मतलब 18-20 साल। 18 साल तक कौन सी क्रिया ज्यादा है? सम क्रिया ज्यादा है। 18 से 40 में कौन सी क्रिया ज्यादा है? मध्यस्थ ज्यादा है। 40-50 के बाद कौन सी क्रिया ज्यादा है? विषम ज्यादा है।
लेकिन तीनों क्रिया हमेशा है, तीनों क्रिया हमेशा है। तो इसको बोल रहे हैं सम, विषम और मध्यस्थ। इन्हीं तीन क्रियाओं को, अब ये तीनों क्रियाएं सब जगह दिख रही हैं। मानव के अलावा जो प्रकृति है, जो नेचर है, उसमें भी ये तीनों क्रियाएं एक साथ दिख रही हैं, है ना। बेटा लेटना आराम से लेट जा, चिंता मत कर, संकोच मत कर, लेटने का मन है आराम से लेट जा। तीन क्रिया प्रकृति में दिख रही हैं, जैसे मानव के शरीर में दिखी, ऐसे भी पेड़ पौधा किसी समय तक बड़ा होता है, किसी समय के बाद बना ही रहता है, किसी समय के बाद गिर जाता है। ये तीनों क्रियाएं वहां भी हो रही हैं। तो पूरी सृष्टि में आप देखोगे ये तीन क्रियाएं लगातार हो ही रही हैं अनवरत, है ना। सभी इकाइयां एक दूसरे पे प्रभाव डालती हैं, और ये प्रभाव का क्या, इस प्रभाव को गुण के रूप में पहचाना। एक इकाई का दूसरी इकाई पे जो प्रभाव पड़ा, इसका नाम गुण है। मैंने पानी पिया, मेरे शरीर पे कोई प्रभाव पड़ा, मैंने सब्जी खाई, मेरे शरीर पे कोई प्रभाव पड़ा, मैंने गांजा खाया, मेरे शरीर पे कोई प्रभाव पड़ा। जो गांजे का प्रभाव मेरे शरीर पे आया, इसका नाम गुण है। तो सारा प्रभाव किस रूप में आएगा, या तो वो पॉजिटिव की तरफ जाएगा, या वो नेगेटिव की तरफ जाएगा, या जैसा है उसको बनाए रखने में मदद करेगा। सारे प्रभाव इसी रूप में हैं। इन्हीं तीन प्रभावों को ब्रह्मा विष्णु महेश कहा। कैसे? विष्णु अब ब्रह्मा विष्णु महेश आ गया तो कॉपी पेन निकल आए। मैं इतनी देर से बता रहा था। सृष्टि के रचनायक आप इम्पोर्टेंट नहीं हो, ब्रह्मा विष्णु महेश इम्पोर्टेंट। बाहर वालों ने बोल बोल के परेशान किया, उस परेशानी से मुक्ति मिली। तो देखो ब्रह्मा को क्या बोला, क्या बोला? बनाने वाला, क्रिएटर, डिस्ट्रॉयर, और क्या बोलते हैं? ऑपरेटर, क्रिएटर और डिस्ट्रॉयर। ठीक हो गया। बनाने वाला, चलाने वाला, मिटाने वाला। बनाने वाला सम, ठीक। चलाने वाला मध्यस्थ और विषम। भैया इसलिए परंपरा में विष्णु को ज्यादा पूजा है, विष्णु को ज्यादा पूजा पाठ होता है, पालनहार। हाँ, मध्यस्थ, मध्यस्थ। सर तो विष्णु, ब्रह्मा विष्णु महेश के नाम से कोई व्यक्ति नहीं है। ये अस्तित्व में तीन शक्तियां हैं। जिन लोगों ने संसार को बनाए रखने के अर्थ में काम किया, है ना, आगे बढ़ाने के अर्थ में काम किया, उन लोगों को उन शक्तियों के साथ में ज्वाइन करके देखा, तो ऐसा हम कह सकते हैं। लेकिन फाइनली अस्तित्व में तीनों शक्तियां हमेशा अपना काम कर रही हैं, हो रहा है। इन शक्तियों को हम ब्रह्मा विष्णु महेश के रूप में पहचान सकते हैं। सर ये गुण जो है, ये तो सम विषम मध्यस्थ जो है, गुण का रिएक्शन है ना, ये गुण का। गुण का रिएक्शन नहीं है। गुण का मतलब है एक इकाई का दूसरी इकाई पे जो प्रभाव पड़ा, उसका नाम गुण है। मेरा जो आपके ऊपर प्रभाव पड़ा, ये मेरा गुण है। आपका जो मेरे ऊपर प्रभाव पड़ा, ये आपका गुण है, या दोनों का गुण है। आपने कोई प्रभाव रिलीज किया, मैंने उसको स्वीकारा। तो प्रभाव को गुण जब भी बात कर रहे हैं तो दो इकाइयों के साथ जुड़ा हुआ है, वो एक इकाई के साथ जुड़ा हुआ नहीं। वो प्रभाव को सम विषम और मध्यस्थ में कैसे समझेंगे? ऐसे समझेंगे कि हम दोनों ने मिलकर चुगली चुगली खेला, हम दोनों ने मिलकर दारू पिया, गांजा खाया, कहाँ जाएंगे? सम की ओर जाएंगे, विषम की ओर जाएंगे, कि मध्यस्थ की ओर जाएंगे? विषम। बोलो, हैं? विषम की ओर जाएंगे। हम मिलकर अध्ययन कर रहे हैं, कहाँ जाएंगे? सम की ओर। साथ जब सम की ओर जाते हैं तो मध्यस्थ को, इसलिए बहुत शानदार परिभाषा है, सम को मध्यस्थ में बदल लेना अध्ययन है। सम को मध्यस्थ में बदल लेना, जो समझ में आया उसकी निरंतरता हो जाए, जो समझ में आता है उसकी निरंतरता हो जाती है, तो सम मध्यस्थ में बदल जाए, इसका नाम अध्ययन है। मध्यस्थ सम से भी ऊपर, मध्यस्थ जो है वो सम से भी ऊपर ऊपर नीचे की कहानी नहीं है।
ये तीनों चीजों की अपनी इंपॉर्टेंस है। यदि सृष्टि में विषम नहीं होगा तो उसकी परंपरा नहीं बनेगी। हर शरीर मरता है ताकि नए शरीर बनते रहे। तो शरीर का मरना भी एक सुखद घटना है, प्रकृति का नियम है। हम उसको नहीं स्वीकार रहे हैं अपने मोहवश, वो हमारी प्रॉब्लम। लेकिन शरीर का मरना किसी नियम से है। पेड़ का मरना, शरीर का मरना, गाय के शरीर का मरना, पेड़ पौधे के शरीर का मरना, और पदार्थ का नाश होता नहीं है, वो तो बना ही रहता है। तो इस रूप में प्रकृति में सम विषम मध्यस्थ तीनों प्राकृतिक हैं। मानव में केवल सम और मध्यस्थ ही है, मानव में विषम है ही नहीं। विषम मानव में, भ्रमित मानव में, ब्रह्मवश। इसलिए मानव में सम, और इसलिए बुद्धि सम और मध्यस्थ है। इसको समझेंगे। यदि समझना ही है, बचाओ बचा पाओ तो और बोलो, बोलिए ज्यादा हो जाएगा। बोलिए 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 बोलिए। अब कितना तो माल ले सकते हो वो भी देखना पड़ता है। आलू के पराठे खाए सही, आज यही तो बहुत हो गया पेट। हाँ। जो इससे पहले जो समझ थी गुण जो ये है ना, परस्परता में इकाइयों का प्रभाव, उसे जो अब तक जो समझ, जो इसी में जो समझ बनी थी कि जो पदार्थ अवस्था में जो क्रियाशीलता है, क्रियाशीलता ही तो एक दूसरे में प्रभाव हुआ ना, क्योंकि हर एक चीज की क्रियाशीलता अलग अलग होगी हर एक पदार्थ की। बिल्कुल। तो वो एक दूसरे पर प्रभाव, तो फिर वो क्रियाशीलता होगी ना, फिर गुण कैसे होगा? ये चीज थोड़ी सी क्रियाशीलता का जो रिजल्ट है वो गुण। क्रियाशीलता ने क्या किया? H2O2 मिले, हाँ, क्रिया हो गई। जी, क्रियाशीलता का रिजल्ट क्या आया? कोई प्रभाव आया। अब प्रभाव, इससे पानी बन गया। हाँ, ये सम है कि विषम है? हाँ, बना तो है। सम क्रिया हो गई, और सम होने के बाद वो मध्यस्थ बना ही रहता है। एक बार पानी बन गया तो पानी की निरंतरता, मानव का शरीर आ गया तो शरीर की निरंतरता। तो जो सम है फिर वो मध्यस्थ में बदल गया। तो इससे बाकी सारी क्रियाओं के लिए सम के लिए आधार बन गया, है ना। तो क्रिया का फल सम विषम या मध्यस्थ। और दूसरी चीज आपने एक चीज और बोली थी कि गुण फिर जो है क्या नाम है, प्रभाव अलग अलग होगा परस्परता में इकाइयों का प्रभाव। बिल्कुल। परंतु दो इकाइयों के ऊपर जो आपस में जो प्रभाव होगा वो तो सदा एक जैसा ही होगा। दो इकाइयों का आपस में जो प्रभाव होगा, मान लिया हाइड्रोजन और ऑक्सीजन हमने मिलाया, दो इकाइयां हो गई, तो सदा वो H2O ही बनाएंगी। क्योंकि बेसिकली ये हम परमाणुिक लेवल पे बात कर रहे हैं, लेकिन इकाइयों के लेवल पे बात करेंगे, इकाइयों के लेवल पे बात करेंगे तो फिर उसका तो जब यदि पदार्थ में जाएंगे तो वहाँ फिक्स है। लोहा लोहे के साथ, लोहे को मेल्ट करके लोहे के साथ पिघलाएंगे और लोहे के साथ जोड़ देंगे, सम हो गया। लोहे की शेप को खत्म कर दिया पिघला के तो विषम हो गया। तो मानव के अलावा तीनों अवस्थाओं में सम विषम मध्यस्थ तीनों ही व्यवस्था के अर्थ में है। मानव के अलावा पदार्थावस्था, प्राणावस्था, जीवावस्था में सम विषम मध्यस्थ तीनों व्यवस्था के अर्थ में है ना, क्योंकि वहाँ अलग से आपको कुछ और करने का अधिकार ही नहीं है। केवल मानव एकमात्र इकाई है जिसके पास कल्पनाशीलता है, कर्म स्वतंत्रता है। तो उसकी कल्पनाशीलता, कर्म स्वतंत्रता से उसके पास ही अधिकार है कि वो मानव से बदतर जी सकता है, एक मानव पशु की तरह जी सकता है, और एक मानव दिव्य मानव भी हो सकता है। तो वहाँ सम और विषम मध्यस्थ, वहाँ विषम जो है वो मानव के अर्थ में नहीं आता, मानव के अर्थ में सम और मध्यस्थ आता है। जीवन में, क्योंकि जीवन अब मरेगा नहीं, इसलिए वहाँ विषम का रोल खत्म हो गया। मतलब डिस्ट्रॉय होना, डिस्ट्रॉय होना, तो जीवन डिस्ट्रॉय होएगा नहीं, तो जीवन क्या हो गया? मध्यस्थ। जीवन का होना मध्यस्थ है, लेकिन जीवन में समझ बढ़ेगी। इसलिए पदार्थ अवस्था में मात्रात्मक परिवर्तन होता है ना, गुणात्मक भी होता है। लेकिन जीवन में मात्रात्मक परिवर्तन अब नहीं होगा, मात्रा नहीं बदलेगी, अमर हो गया। इसलिए जीवन में गुणात्मक परिवर्तन है। तो जीवन में जीव चेतना से मानव चेतना में गुणात्मक परिवर्तन है। भैया, जो मानव में जागृत अवस्था सब हो गई, वो मध्यस्थ जिसमें हो गई वो जागृत हो जाएगा।
हाँ, मानवीय अमानवीय जो जागृत अपने अवस्था, पूर्ण सम को पा गया वो जागृत वो फाइनली अनुभव सम। इसलिए मध्यस्थ हो गया। इसलिए देखो समझने लायक बात क्या है, ये जो बात इन्होंने कही, सम कहाँ पे है? सम का मतलब है सहअस्तित्व की समझ पूरी हो जाए। देखो आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है। आज के दिन में लोग माल को बचा लोगे तो एक लंबी छलांग मार लोगे। तो कुल मिला के काम कितना है? सहअस्तित्व की समझना, सहअस्तित्व में जीना। ठीक हो गया? सहअस्तित्व को कौन समझेगा? मूल में जाएंगे तो सहअस्तित्व को मैं समझेगा, और मैं में बुद्धि के पास वो ताकत है जो सहअस्तित्व को समझेगा। मन पूरा नहीं समझेगा, वृत्ति पूरा नहीं समझेगा, चित्त पूरा नहीं समझेगा, उसका कुछ आंशिक भाग को समझेगा, लेकिन चित्त में वो ताकत है जो सहअस्तित्व को पूरा समझेगा। सहअस्तित्व को इसलिए अवधारणा, साक्षात्कार में हम निरंतर सच्चाइयों को पहचानते हैं जो बोध में इकट्ठा होता रहता है। बोध में इकट्ठा होकर सहअस्तित्व का अवधारणा बनता रहता है। सहअस्तित्व का अवधारणा पूरा हो गया मतलब सम पूरा हो गया। सहअस्तित्व की अवधारणा पूरा हो गया बुद्धि में मतलब सम पूरा हो गया। साक्षात्कार पूर्वक जैसा जैसा हमने सहअस्तित्व को पहचाना, जिस चीज को पहचानते गए वो बुद्धि में इकट्ठा होते जाता है, और सारा सहअस्तित्व को हमने पहचान लिया साक्षात्कार के द्वारा, और बुद्धि में सारा माल, सारी समझ इकट्ठी हो गई, तो सहअस्तित्व की अवधारणा बुद्धि में आ गई। ये सम पूरा हो गया। सम पूरा होते ही अध्ययन बोध हो गया। अध्ययन बोध होते ही उस बोध को प्रमाणित करने का संकल्प हो गया। ऐसा प्रमाणित करने जाते हैं तो अनुभव घटित होगा, ऐसा कहा गया। और फिर मध्यस्थ अवस्था हमेशा के लिए आ गई, अनुभव संपन्नता हमेशा के लिए आ गई। निरंतरता बनेगी फिर ना। बढ़िया, बहुत बढ़िया है ना? तो इससे हमको सम विषम मध्यस्थ मानव के अलावा दोनों प्रकृति में कैसा हो रहा है ये समझ में आ गया। मानव में सम विषम मध्यस्थ कैसा होता है, इससे ये भी समझ में आया मन वृत्ति और चित्त की चित्रण, मन वृत्ति और चित्रण ये सम विषम और मध्यस्थ है। मन वृत्ति और चित्रण, चित्त की गति बोला, साक्षात्कार ने बोला, है ना? चित्त की गति बोला, स्थिति नहीं बोला। ठीक? समविषम। तो मन वृत्ति और चित्त ये सम विषम और मध्यस्थ है। तो मन वृत्ति चित्त में सम क्या है? कोई स्किल को सीखना सम है, कोई समझ को पाना सम है, शरीर को स्वस्थ रखना सम है। ठीक? उन चीजों को बनाए रखना या अमानवीयता की ओर जाना विषम है। तो मन वृत्ति और चित्रण तक, इच्छा तक, 4.5 क्रिया तक हम सम में भी जा सकते हैं। सम क्या? अच्छी मान्यताओं को मानकर जीना सम है। आत्मा होती है, परमात्मा होती है, जीवन अमर है, पाप पुण्य और दूसरों का भला करो, उपकार करो, जो भी कुछ हमने उपदेश सुने, इन उपदेशों के आधार पर हम नेगेटिविटी से बचे रहे, हमने कुछ बेहतर जिया, ये सम हो गया। संवेदनशीलता संवेदनशीलता सम हो गया। तो जिंदा रहने की धरातल पर संवेदनशीलता अधिकतम सम हो गया, इससे अधिक नहीं हो सकता। संवेदनहीनता अधिकतम विषम हो गया, इससे अधिक नहीं हो सकता है। इस बीच में अपनी स्थिति को बनाए रखने का जो प्रयास करना है कर लो। तो जीवन में मन वृत्ति और चित्रण 4.5 क्रिया में सम विषम और मध्यस्थ तीनों तरह के प्रभाव पाए जाते हैं। और चित्त की स्थिति से लेकर मेनली बुद्धि में सम और मध्यस्थ दोनों प्रभाव पाए जाते हैं। आत्मा केवल मध्यस्थ है। क्यों ऐसा है? बताऊं क्यों ऐसा है? मन वृत्ति और चित्त में, मन वृत्ति और चित्रण में सम विषम मध्यस्थ तीनों क्यों?
क्योंकि मन, वृत्ति और चित्रण 4.5 क्रिया में सच्चाई को पहचानने वाली कोई चीज आंशिक रूप में है, पूरी तरह से नहीं है। और वो शरीर से जुड़ा हुआ है। मन में शरीर से जुड़ने की ताकत है, तो शरीर से सुख पाने जब भी जाएंगे तो हम विषम में चले जाएंगे, और विषम में जाके दुख पाएंगे। दुख पाएंगे तो निष्कर्ष निकलेगा कि इसमें सुख नहीं है। तो मानव की कल्पनाशीलता को जगह देने के लिए तीनों का सम विषम मध्यस्थ होना, मन, वृत्ति, 4.5 क्रिया का सम विषम मध्यस्थ होना जरूरी है। नहीं तो मानव की कल्पनाशीलता ही काम नहीं करेगी। कल्पनाशीलता का मतलब वो कुछ भी कर सकता हूँ। माई वे हाईवे, माई वे और हाईवे, माई वे हाईवे, और क्या माई वे माई रूल्स। ये जो मनमानी करने का अधिकार है ये तभी संभव है, इसलिए कहा कि मानव को जितना उन्नत अवकाश है उतना ही अवनत अवकाश है। ये बात किसके लिए बोला गया? 4.5 क्रिया के लिए। बुद्धि में ये अवकाश नहीं है, बुद्धि में केवल समझने का ही अवकाश है। इसलिए जितना भी भ्रम है वो चित्रण तक जाता है। चित्रण के आगे किसी भी प्रकार की नेगेटिविटी, कोई भी भ्रम नहीं जाता है। मैं जो बोल रहा हूँ आप साथ साथ चल रहे कि नहीं? हाँ एकदम। ठीक है? प्रश्न बहुत आज पानी मैंने पी लो, पानी वाले पी लो, अच्छे से सेट हो जाओ, नहीं तो ऐसी स्थिति में कुछ अंदर नहीं जाएगा। और आज का दिन चूका तो अभिमन्यु चूक गया। रात को सब कोई टाइम से सो, ताकि सुबह हम सुनने की स्थिति में रहें। आलू का पराठा एक कम खाओ। तत्व यही है ना, बुद्धत्व। बुद्धत्व आ गया। बोध हो जाना ही बुद्धत्व। मान लो, आपकी बात मान लो, बोध हो जाए ये बुद्धत्व है। आत्मा अभी से ऊपर, या अनुभव मूलक विधि से बोध हो गया, उसको बुद्धत्व बोल दो। लेकिन ये वो नहीं था जो भगवान बुद्ध ने पाया। ये वो नहीं, भगवान बुद्ध ने वो नहीं पाया। अभी इसलिए मत भगवानों का फैसला मत करो, अपना फैसला हो नहीं रहा है। ये सब विषम की ओर जाने का जुगाड़ है। अपना फैसला हो नहीं रहा, भगवान बुद्ध का फैसला करेंगे। कि रूप और गुण को जब हम देख रहे हैं तो रूप, जैसे हमने कहा आकार आयतन घन, रूप अपना मेरा खुद का है। गुण के लिए परस्परता की बात, गुण मतलब परस्परता की बात। इसलिए बहुत बढ़िया सूत्र है, गुण की उपयोगिता ही स्वभाव। गुण की उपयोगिता ही स्वभाव है। कैसे? जैसे सम विषम मध्यस्थ। अब ये सम विषम मध्यस्थ की वजह से क्या हो रहा है परमाणु में? या तो कोई अंश को छोड़ रहा है या कोई अंश को ले रहा है, संगठन विघटन हो रहा है। गुण की उपयोगिता स्वभाव है। तो यदि पदार्थ अवस्था में देखें तो सम विषम मध्यस्थ के कारण परमाणु में संगठन विघटन हो रहा है। पेड़ पौधे में सम विषम मध्यस्थ घटना के कारण ही, इस गुण के कारण ही, या तो वो शरीर के लिए पोषक है या वो शरीर के लिए शोषक है। सारक मारक, सारक मतलब पोषक, मारक मतलब शोषक, है ना। धतूरा खा लिया, गांजा खा लिया, वो शरीर के लिए नुकसानदेह हो सकता है ना। तो इसका मतलब वो हो गया। इधर जब बात करेंगे पशु में सम विषम मध्यस्थ की बात करेंगे तो बेसिकली वो व्यवस्था के अर्थ में ही है। तो फाइनली वो क्रूर अक्रूर की तरह से जिएगा। भैया ये जैसे सारक मारक की बात हो रही है, तो मारक को क्या औषधि रूप में? हाँ, मारक औषधि। मारक का उपयोगिता, कोई भी औषधि मानव को मारने के लिए नहीं बनी है, लेकिन मानव में किसी बीमारी को मारने के लिए बनी। तो इस अर्थ में औषधि के रूप। ठीक हो गया? चलो, गुण कितने लोगों को ध्यान में आ गया? भैया
जैसे गुण को लेके एग्जाम्पल से ऐसा समझ सकते हैं क्या, जैसे कि कोई फल है उसका गुण मिठास अगर हम कहें, हाँ। तो जब वो मेरी जीभ पे